व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहैब और आप देख रहे हैं DSET वेटनेरियन। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर DBM का बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर और वो है एंजाइम। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट सेमेस्टर DBM में आज हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम और उसका कोड है बायोकेमिस्ट्री 101। इसमें हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रॉपर्टी, characteristics, mechanism of enzyme action, enzyme activity and factor affecting, nomenclature and classification of enzyme। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट बोलते हैं उस चीज को जो किसी भी रिएक्शन को तेज करे, उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है और उसे तेज कर रहा है कोई चीज, तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सेकंड नंबर पर आ जाती है इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि किसी एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए मिसाल के तौर पर 100 किलो की एनर्जी चाहिए और फिर ही वो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो एंजाइम इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। यानी अब एंजाइम ऐसा काम कर देगा कि 50 किलो एनर्जी पर भी ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो एंजाइम इस तरीके से रिएक्शन को तेज करता है कि वो जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को कम कर देता है। जब वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो थोड़ी सी भी एनर्जी लगने पर रिएक्शन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं लोअर्स द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ जानदार चीजों में पाए जाएंगे, बेजान चीजों में एंजाइम नहीं होते। हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहला जो बंदा था जिसने एंजाइम में थोड़ी कंट्रीब्यूशन दी थी, उसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने वाइन फर्मेंटेशन के प्रोसेस को देखा और उस पर तबसरा किया। वाइन फर्मेंटेशन का मतलब ये है जो शराब की अंदर जो फर्मेंटेशन होती है उसके बारे में वो पढ़ रहा था। तो उसने देखा कि जो वाइन की फर्मेंटेशन होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें एक कुदरतन फोर्स लगती है और वो कुदरतन फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, उसने उसको नाम दिया फर्मेंट्स। जबकि ये फर्मेंट्स उस टाइम के लिए तो इसके लिए फर्मेंट्स थे, लेकिन अब इसको कहा जाता है एंजाइम, कि जो रिएक्शन को तेज करे उसे कहा जाता है एंजाइम। लेकिन इसे उस टाइम पता नहीं था क्योंकि उस टाइम एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर आते हैं एंसेल्मी पाइन। एंसेल्मी पाइन ने 1833 में इसने एक एंजाइम डिस्कवर किया था, एक एंजाइम इसने इजाद किया था और उस एंजाइम का नाम था डाइस्टेज। उसके बाद फिर आ गया था फ्रेडरिक विलियम कुने 1878 में, और इसने एंजाइम लफ्ज इजाद किया था इन चीज़ों को कि जो चीज़ रिएक्शन को तेज करे उसे उसने नाम दे दिया एंजाइम। अब इसने ये नाम क्यों दिया, जरा ये गौर करें। इसमें ये जो इन है इसका मतलब इन और जाइम का मतलब है यीस्ट, यानी इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर ये चीज पाई गई थी, देखा गया था, तो इस वजह से फ्रेडरिक विलियम कुने ने इसको नाम दे दिया एंजाइम। फिर आ जाते हैं एडवर्ड बुचनर। एडवर्ड बुचनर ने क्या किया था, यीस्ट सेल से एक एंजाइम डिस्कवर किया था और उसका नाम था जाइमेज। इसने कब किया था, 1897 में। इसके एडवर्ड बुचनर के बाद आया था जे.बी. समनर। जे.बी. समनर ने क्या किया था, यूरिएज एंजाइम को डिस्कवर किया था। कहां से, इसने किया था जैक बीन से। जैक बीन बोलते हैं लोबिया को। इसने लोबिया से ये चीज डिस्कवर की थी। और एक और बात बताना चाहता हूं कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तमाम तर जितने भी एंजाइम कायनात में मौजूद है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन ये एंजाइम है जो कि आरएनए से बना हुआ है और इसको बोलते हैं राइबोजाइम।
या फिर आरएनएस। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर कि एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। एंजाइम की प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो एंजाइम हैवी होते हैं, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में हल होने वाले होते हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एंजाइम प्रोटीन से बने हुए हैं, लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड, ये कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी थोड़ी सी भी अमाउंट में अगर हुए तो काम चल जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज में लेस अमाउंट रिक्वायर्ड के बाद आ जाती है टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं, तो एंजाइम जिस स्ट्रक्चर से बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर यानी कि वो 3D स्ट्रक्चर का बना हुआ है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, ग्लोबुलर पोर्शन में ये बना हुआ होता है, ग्लोबुलर तरह का बना हुआ होता है, गोल नुमा का ये चीज बनी हुई होती है एंजाइम। फिर आते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पीएच इज रिक्वायर्ड। हर एंजाइम को एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है और खास ही पीएच चाहिए होती है। तमाम एंजाइम 37 डिग्री पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो ये उनका हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी को ही ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। लेकिन तमाम एंजाइम किसी एक खास पीएच पर काम नहीं करते, बल्कि हर एंजाइम के लिए उसकी अपनी एक पीएच होती है। जैसे कि पेप्सिन वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, यानी 2 अगर पीएच होगी तो उस पे काम करेगा, जबकि यूरिएज वो 7 पीएच पे काम करता है, यानी न्यूट्रल मीडियम में ये काम करता है। और अगर ट्रिप्सिन की बात की जाए तो ट्रिप्सिन 8.8 पीएच पे काम करता है, यानी वो अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन में वो काम अच्छे तरीके से करता है। अब उसके बाद देखें तो एंडो और एक्सो एंजाइम, जो एंजाइम सेल के अंदर मौजूद होंगे वहां पर काम करेंगे तो उसे बोलेंगे एंडो एंजाइम, और जो सेल के बाहर मौजूद होंगे उन्हें बोलेंगे एक्सो एंजाइम। इसके बाद फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जानदार चीजों के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं उसको स्पीड अप जो करने वाली चीज होती है उसको बोला जाता है बायोकैटलिस्ट, और ये काम करता कौन है? एंजाइम। सेकंड नंबर पर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट किसे बोलते हैं, जरा ये चीज देखते हैं कि जिस चीज पर एंजाइम ने आके लगना होता है और उसको तोड़कर 2 चीजें बनानी होती हैं, तो ये जो एंजाइम जिस चीज पे लगता है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो 2 चीजें बनती हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो खास एंजाइम खास सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा, यानी कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो उसके लिए ग्लूकोज वाला ही एंजाइम आएगा, यानी ऐसा एंजाइम आएगा जो ग्लूकोज को तोड़ सकता है। ग्लूकोज तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीन को कभी भी नहीं तोड़ सकेगा, लिपिड को कभी भी तोड़ नहीं सकेगा। तो ये क्या हुआ कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, खास चीज के लिए खास एंजाइम ही आएगा और उसको तोड़ेगा, तो ये चीज हो गई सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। फिर आ जाते हैं एक्टिव साइट, कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, यानी कि ये एक आपके पास एंजाइम है तो इसमें ये जो जगह हुई जहां पर सबस्ट्रेट ने आके लगना है तो इस साइट को बोलेंगे एक्टिव साइट, यानी वो जगह एंजाइम की जहां पर सबस्ट्रेट ने आके लगना है उस जगह को बोलते हैं एक्टिव साइट। थर्मोलेबाइल, एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल का मतलब है टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि अगर किसी एंजाइम को 37 से टेम्परेचर ज्यादा मिल जाएगा तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा और एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोबारा वो कभी भी काम नहीं कर सकता। जबकि अगर टेम्परेचर 37 से कम हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, यानी वो वक्ती तौर पर काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दोबारा से 37 पर आ जाएगा तो वो एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। फिर आ जाते हैं एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। ये कौन से एंजाइम है? वो एंजाइम जो कि इनएक्टिव है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, और वो एंजाइम जो एक्टिव हैं उसे बोलते हैं होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम कैसे बनता है? एक एंजाइम है उसे एक चीज की जरूरत है,
स्टार्टअप होने के लिए। अगर वो चीज लग जाएगी तो वो एंजाइम चलना शुरू हो जाएगा। यानी ये रहा इनएक्टिव जिसको बोलेंगे एपो एंजाइम, और इसके साथ एक जो चीज लग जाएगी जो उसको स्टार्टअप करेगी, तब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम। अब ये चीज लगेगी इसके साथ, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। यानी कोफैक्टर एक ऐसी खास चीज है जो एक इनएक्टिव एंजाइम के साथ अगर लगेगी तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देगी, यानी होलो एंजाइम में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद आ जाते हैं आइसोजाइम। आइसोजाइम क्या चीज है, दो ऐसे एंजाइम्स जिनका फंक्शन सेम है, वो काम सेम कर रहे हैं, बट इनका फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है, तो इसे बोलेंगे आइसोजाइम। फिर आ जाते हैं कोफैक्टर। मैंने आपको बताया कोफैक्टर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम के साथ लगते हैं, यानी एपो एंजाइम के साथ लगते हैं और उसे एक्टिव कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक इन नेचर और एक इनऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक इन नेचर का मतलब यह है कि वो कार्बोहाइड्रेट या लिपिड वगैरह से बने हुए हों, और इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वो कोई मेटल आयन हो, कैल्शियम आयन हो, मैग्नीशियम आयन हो। तो ऑर्गेनिक में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक आ जाता है कोएंजाइम। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिक कोफैक्टर बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बाउंड है किसी एंजाइम के साथ, तो उसे बोलेंगे कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और अगर वो लूजली अटैच है, थोड़े वक्त के लिए उसके साथ खास तौर पर अटैच है, काम शुरू करने के लिए सिर्फ अटैच है, काम जैसे खत्म हो जाएगा वो दोबारा से अलग हो जाएगा, तो उस ऑर्गेनिक कोफैक्टर को बोलेंगे कोएंजाइम। नेक्स्ट चीज आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके ऊपर तीन थ्योरीज हैं। एक है लॉक एंड की मॉडल जो कि 1894 में एमिल फिशर ने बताई थी, और दूसरी जो है वो है माइकल मेंडन मॉडल जो कि माइकल ने दी थी, और तीसरी जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल जो कि डैनियल गॉस्लेन ने दी थी। अब लॉक एंड की मॉडल में क्या कहा गया था कि जो हमारे पास एंजाइम है वो एज अ लॉक के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जो सबस्ट्रेट है वो एज अ की के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जब ये लगेंगे तो खास ताले के लिए खास चाबी की जरूरत है। तो इस तरीके से इस मॉडल का नाम दे दिया लॉक एंड की मॉडल। इसमें एक ये बात बताई गई कि जो एक्टिव साइड है यानी एंजाइम का वो वाला पार्ट जहां पर सबस्ट्रेट ने आके लगना है, वो एक्टिव साइड रिजिड होगी, वो अपने अंदर कोई भी तब्दीली वगैरह नहीं लाएगी। यानी अगर उसका साइज इतना है तो चाबी भी इतनी ही उसके अंदर जाएगी, उसके अलावा ये कोई भी आपस में एडजस्टेबल नहीं हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, ये रिजिड रहेगा और खास चीज के लिए खास चाबी ही आएगी, खास ताले के लिए। तो ये बात बताइए लॉक एंड की मॉडल में। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल ने इसको अप्रूव किया, इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया, मॉडिफाइड फॉर्म लाया, और उसने ये बताया कि अगर किसी एंजाइम में जो एक्टिव साइट है वो अगर इतनी है और जो सबस्ट्रेट है वो थोड़ा बड़ा है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा और आपस में फ्लेक्सिबल तरीके से ये ऑपरेट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। एक्टिव साइट जो होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, वो सबस्ट्रेट के साथ कॉपरेट करेगी और उसकी तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी। आप दोनों की पिक्चर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं माइकल मेंडेन मॉडल। ये माइकल मेंडेन मॉडल क्या चीज है कि इसने एक्टिवेशन एनर्जी की बुनियाद पर, यानी कि जो एंजाइम एक्शन है उसकी बुनियाद पर जो है एंजाइम के कुछ फीचर्स वगैरह बताए थे, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, इस वजह से इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है और हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। फिर आ जाती है एंजाइम एक्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग। एंजाइम एक्टिविटी कैसे होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ लगता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, या फिर इसको एंजाइम एक्टिविटी भी कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, ये वो फैक्टर हैं 8 जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असर करते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा मिकदार में होगा तो जितने एंजाइम होंगे वो सारे के सारे काम करेंगे, और एंजाइम की जो रिएक्शन होगी, जो एक्टिविटी होगी वो हाई होगी। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट की तादाद कम होगी, यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट उसकी तादाद कम होगी, तो फिर रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट ज्यादा होने से एंजाइम एक्टिविटी कम, ये हो गया आपस में इनवर्सली रिलेशन में।
टेम्परेचर और पीएच मैंने आप पहले ही आपको बता दिया, खास टेम्परेचर पर खास एंजाइम काम करेगा, खास पीएच पर खास एंजाइम काम करेगा। अगर इन दोनों में कोई भी तब्दीली आ गई, चेंजिंग आ गई, तो एंजाइम खराब हो जाता है। कोफैक्टर पहले ही आपको बता कर आया, कोफैक्टर क्या चीज है कि अगर कोफैक्टर अवेलेबल होगा तो जो इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हाई हो जाएगी। वाटर एंजाइम एक्वस मीडियम में काम करते हैं, पानी के मीडियम में काम करते हैं, तो वाटर होगा तभी एंजाइम काम करेंगे, वाटर के बगैर काम नहीं करेंगे। रेडिएशन, अगर एंजाइम को रेडिएशन वगैरह लगेंगी तो वो डीनेचर हो जाएंगे और उनका स्ट्रक्चर सारा खराब हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लास्ट चीज आ जाती है इनहिबिटर। इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो चीजें होती हैं जो कि एंजाइम को स्टॉप कर देती हैं। स्टॉप अब दो तरीके से कर सकती हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके लग जाएंगे, इधर आके लग जाएंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। और इसका मुकाबला किसके साथ होगा? सबस्ट्रेट के साथ। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा अमाउंट में होंगे तो फिर वो लड़ाई करेंगे इसके साथ और यहाँ पर लग जाएंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि कंपटीशन करने वाले। इनका कंपटीशन और सबस्ट्रेट के साथ, जो पहले आके बाइंड हो गया वो कामयाब हो जाएगा। सबस्ट्रेट पहले आके लग गया तो एंजाइम का काम चलता रहेगा, लेकिन अगर इनहिबिटर पहले आके लग गया तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। दूसरा आता है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होता है जो एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा किसी और दूसरी जगह पर जाके लग जाए और उस जगह को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट ये वो जगह होती है जहां पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आके लगता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को खराब करता है और एंजाइम अपना काम नहीं करता। इसमें किसी तरीके का कंपटीशन नहीं होता किसी भी चीज के साथ, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम। नोमेनक्लेचर के हिसाब से अगर देखा जाए कि नाम किस तरीके से एंजाइम को देते हैं, तो एंजाइम को नाम देने के तीन तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, जिस चीज पर वो लगेगा उस चीज के मुताबिक। यानी अगर सक्रोज के ऊपर कोई चीज लग रही है, सक्रोज के ऊपर कोई चीज लग रही है तो उसको बोलेंगे सक्रेज, ठीक है। अगर लिपिड के ऊपर कोई चीज लग रही है तो बोलेंगे लाइपेज। इसी तरीके से सेकंड जो आ जाती है वो है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरीके का हो रहा है। अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन, और अगर इसको कोई एंजाइम करवा रहा है तो उसको बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डीहाइड्रोजिनेज, बस आपने एज लगा दिया ना, ये समझ जाओ कि ये एंजाइम की निशानी है, आपको आगे एंजाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उसमें हाइड्रोजन पानी की मौजूदगी में अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलेज, यानी हाइड्रोलाइसिस आप करवा रहे हो ना, पानी की मौजूदगी में अगर कोई एंजाइम काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलेज, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंबाइन सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन, दोनों को कंबाइन कर लो, जैसे कि लाइपेज डीहाइड्रोजिनेज, कि लाइपेज जो लिपिड है उससे आप क्या कर रहे हो, डीहाइड्रोजिनेज कर रहे हो, यानी कि उससे हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो, तो ये तीसरा तरीका हो गया। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। एंजाइम को 6 क्लासेस में तकसीम किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिएक्शन, जिस तरीके का रिएक्शन करेगा उस तरीके से उसका नाम होगा। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी उस एंजाइम को बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा रहा होगा उसको किस ग्रुप में रखेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसी तरीके से ट्रांसफरेज, लाइएज, लाइगेजेज, हाइड्रोलेजेज, आइसोमेरेज, ये इस तरीके से 6 इसके टाइप्स हैं, यानी कि 6 क्लासेस हैं। यहाँ तक हुई हमारी एंजाइम की वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।